हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। स्वागत है आप सभी का जीरो टू मास्टर क्लासेस सीरीज में, जहां हम लोग क्लास 12 माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के पूरे बुक को 30 डेज के अंदर वन शॉट वीडियो में कवर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग 30 डेज के बाद इकोनॉमिक्स में हम लोग जीरो से लेकर के हीरो बनेंगे और हम लोगों का इकोनॉमिक्स में फुल मार्क्स आएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को 30 डेज के अंदर क्लास 12 का माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक एक चैप्टर और मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक एक चैप्टर का वन शॉट लेक्चर वीडियो प्रोवाइड करूंगा। साथ ही साथ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, साथ ही साथ मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दूंगा। और अगर आप इतना कर लेते हो तो इससे ज्यादा आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। फिर चाहे आप झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट हो, या आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो, या आप उत्तर प्रदेश बोर्ड के स्टूडेंट हो, या अगर आप किसी भी दूसरे स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हो, अगर आपका क्लास 12 में माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स है, अनडाउटेडली हमसे 30 दिन आप पढ़ लो। 30 दिन के अंदर आपका इकोनॉमिक्स का डर ऐसे खत्म कर देंगे कि 30 दिन के अंदर आप इकोनॉमिक्स का पूरा मास्टर बन जाओगे। आप चाहे आर्ट्स के स्टूडेंट हो, चाहे कॉमर्स के स्टूडेंट, चाहे साइंस के स्टूडेंट, तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट का इकोनॉमिक्स सेम है। एक ही इकोनॉमिक्स तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट को पढ़ना है। तो मुझे आप अपना 30 डेज दो, 30 दिन के अंदर मैं आपको इकोनॉमिक्स में मास्टर बना करके छोड़ने वाला हूं। और इसी सीरीज में हम लोगों का आज डे 5 है, जिसमें हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको वन शॉट में आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। इसके इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, इसका न्यूमेरिकल कैसे सोल्व होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको ग्राफ में कैसे दिखाते हैं, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, हर एक चीज के बारे में बहुत ही ईजी शब्दों में आपको बताने वाले हैं। कॉपी और पेन निकाल लो, जो जो चीज हम बता रहे हैं सबका स्क्रीनशॉट लेते जाना और साथ साथ नोट डाउन करते जाना, या सबका मीनिंग समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और जैसे ही ये लेक्चर पूरा खत्म हो जाएगा उसके तुरंत बाद कॉपी में हर चीज को नोट डाउन करके रखना। लेकिन वीडियो जब देखो उसके तुरंत बाद या वीडियो देखने के साथ साथ आपका नोट्स तैयार होते जाना चाहिए। हर चीज हम जैसे लिखेंगे डिट्टो आपको वही चीज को कॉपी में लिखना है, ठीक है। चलो, और इससे पहले ऑलरेडी 4 वीडियो अपलोड हो चुका है, उन सभी का लिंक ऊपर आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में, और साथ ही साथ नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। क्लास इकोनॉमिक्स का प्लेलिस्ट दे देंगे, वहां से जाकर के अगर हिंदी का स्टूडेंट है तो हिंदी में चैप्टर बाय चैप्टर वन शॉट देख लेना, इंग्लिश के स्टूडेंट है तो इंग्लिश में चैप्टर बाय चैप्टर वन शॉट देख लेना, महा मैराथन सीरीज, आपका टेस्ट सीरीज, इसके बाद 100 सीरीज, हर चीज आपको वहां पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि आखिरकार इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता क्या है। सर जी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते किसको हैं? वेरी इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले ये जानना होगा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है। एकदम आसानी से समझना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहले इस इलास्टिसिटी का मतलब जानो। याद रखना, इलास्टिसिटी का मतलब होता है, सिंपल सा बात है, इलास्टिसिटी मतलब होता है चेंज होना। इलास्टिसिटी मतलब चेंज होना। अगर किसी भी चीज में चेंजेस आ रहा है तो बोलेंगे वो चीज इलास्टिक वाला है, मतलब उसमें चेंजेस आएगा। क्लियर है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है, इसका मतलब होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड, सिंपल बात है। अगर हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोल रहे हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसका मतलब है चेंज इन डिमांड हो रहा है। अब सिंपल बात है, अगर किसी भी कारण से मेरा डिमांड में चेंजेस आ रहा है, हम पहले जितना डिमांड करते थे अब हम उतना डिमांड नहीं कर रहे हैं, या तो मेरा डिमांड पहले से बढ़ गया है या मेरा डिमांड पहले से घट गया है। अब किसी भी कारण से मेरा डिमांड या तो बढ़ गया या तो मेरा डिमांड घट गया, लेकिन मेरा डिमांड उतना नहीं है जितना मेरा डिमांड पहले था। अगर डिमांड में चेंज हुआ तो इसी को बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन चेंज इन डिमांड, सिंपल बात है। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है द डिमांड ऑफ कमोडिटी विल बी चेंज्ड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। इसका मतलब जब कभी भी किसी भी गुड्स के प्राइस में चेंजेस आया, उस गुड्स के प्राइस में चेंजेस आने की वजह से मेरा डिमांड में चेंज आ गया। या तो उस गुड्स का प्राइस बढ़ गया जिससे मेरा डिमांड घट गया, या तो उस गुड्स का प्राइस घट गया जिससे मेरा डिमांड बढ़ गया। मेरे डिमांड में चेंजेस आया, और मेरे डिमांड में चेंजेस आने का कारण क्या है? उस गुड्स का प्राइस है। अगर प्राइस स्टेबल रहता तो शायद हो सकता है चेंज नहीं आता, लेकिन प्राइस की वजह से मेरा डिमांड में चेंज आ रहा है, यही कहलाता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
हम लोग अभी अभी चैप्टर 4 में लॉ ऑफ डिमांड पढ़े ना, हम आपको उसमें क्या बताए थे कि लॉ ऑफ डिमांड में हमेशा डिमांड को हम लोग किससे कंपेयर करते हैं, किसी भी गुड्स के प्राइस से करते हैं ना। सेम बात है, किसी भी गुड्स का प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटता है, किसी भी गुड्स का प्राइस घटता है तो डिमांड क्या होता है, बढ़ता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब भी यही होता है कि डिमांड में चेंज आया, किसके वजह से, प्राइस में चेंज आने की वजह से। आई होप आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझ में आ गया। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब डिमांड में चेंजेस आया है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब प्राइस के वजह से डिमांड में चेंज आया। क्लियर है? अब ध्यान से समझो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का यहां पे थ्योरी समझा रहे हैं। क्या होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब? देखो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर टू द टेंडेंसी ऑफ ए कमोडिटी टू इंक्रीज और डिक्रीज। अगर कभी भी किसी भी गुड्स का जो हम डिमांड कर रहे थे, किसी भी कारण से वो गुड्स का डिमांड या तो इंक्रीज हो गया है या उस गुड्स का डिमांड डिक्रीज हो गया है, किसी भी कारण से मेरा डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज हो गया, उसी को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलेंगे। व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी चेंज ड्यू टू एनी रीजन, इट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर कभी भी किसी भी गुड्स के डिमांड में किसी भी वजह से चेंज आ गया तो उसी को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलेंगे। अब अगर यही चेंज इनकम के वजह से हुआ है, मेरा डिमांड में चेंज हुआ इनकम के वजह से, तो इनको हम लोग बोलेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या बोलेंगे हमको लोग इसको? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और अगर यही चेंज मेरा गुड्स के प्राइस के वजह से हो रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर? लेकिन बेसिकली हम लोग हमेशा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को प्राइस के पर्सपेक्टिव में ही पढ़ेंगे, इनकम के पर्सपेक्टिव में नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में कभी पूछ दे कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, तो बोल देना द क्वांटिटी ऑफ डिमांड विल बी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन इनकम, इट इज कॉल्ड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और अगर आपको पूछे व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो बोल देना द क्वांटिटी ऑफ डिमांड विल बी चेंज ड्यू टू चेंज इन प्राइस। ठीक है, ये होता है। ठीक है सर जी, चलो हर चीज का स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन करते जाना। अब आपके मन में थोड़ा सा सवाल आ सकता है कि सर लॉ ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो दोनों सेम लग रहा है सर, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड भी तो यही सिखाता है ना कि कभी भी किसी भी गुड्स का प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड घट रहा है, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी तो यही बोल रहा है कि गुड्स के प्राइस में चेंजेस आने की वजह से डिमांड में चेंज आ रहा है। तो सर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ डिमांड दोनों तो एक चीज बता रहा है? नहीं, दोनों में थोड़ा सा माइनर फर्क है, और यही माइनर फर्क बहुत बड़ा डिफरेंस ला देता है। लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है पहले समझो। लॉ ऑफ डिमांड आपको यह बताता है कि जनरल कंडीशन पे इफ अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अगर अन्य सभी चीज समान है, तो जब किसी गुड्स का प्राइस बढ़ा तो मेरा डिमांड घट जाएगा, और जैसे ही उस गुड्स का प्राइस घटा मेरा डिमांड बढ़ जाएगा। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड ये नहीं बताएगा कि प्राइस में कितने क्वांटिटी में चेंज आया, प्राइस में कितना रुपया का चेंज आया, जिससे डिमांड में कितना क्वांटिटी का चेंज आया। ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं बताएगा, ये बताएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताएगा कि प्राइस में कितना रुपया का चेंज आया, जिसके वजह से डिमांड में कितने क्वांटिटी का चेंज आया। ये लॉ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बता देगा। लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ नॉर्मल बताएगा कि देख भाई प्राइस बढ़ रहा है डिमांड घट रहा है, प्राइस घटेगा डिमांड बढ़ेगा, बस। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताएगा कि प्राइस कितना रुपया बढ़ा, कितना रुपया इंक्रीज हुआ या कितना रुपया डिक्रीज हुआ, जिसके वजह से डिमांड कितना क्वांटिटी इंक्रीज हुआ, कितना क्वांटिटी डिक्रीज हुआ। यही कारण है कि लॉ ऑफ डिमांड क्वालिटेटिव स्टेटमेंट होता है और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्वांटिटेटिव होता है। आया समझ में? चलो देखो, अब यहीं पे डिफरेंस समझाने के लिए, यहां पे लॉ ऑफ डिफरेंसेस समझाने के लिए सेम यहां पे हम क्या लिखे हैं, लॉ ऑफ डिमांड लिखे और यहां इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लिखे। देखो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, इट रेफर टू द चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी विथ चेंज इन प्राइस, यानी किसी भी गुड्स में प्राइस में चेंज आने की वजह से मेरा क्वांटिटी ऑफ डिमांड में कितना चेंज आया, बस यही बताता है मेरा लॉ ऑफ डिमांड। यानी प्राइस चेंज हुआ तो डिमांड चेंज हुआ। लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बताता है, इट टेल्स अस how much change in the demand of a commodity has taken place as a result of its price change। ये बताता है how much मतलब कितना,
भाई प्राइस में कितना चेंज आया, जिससे डिमांड में कितना चेंज आया, ये हमको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है। ठीक है, और फिर लॉ ऑफ डिमांड क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है। इसको जरूर याद रखोगे। लॉ ऑफ डिमांड क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है और लॉ ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्वांटिटेटिव है। आगे लॉ ऑफ डिमांड हमको क्या बताता है कि प्राइस और डिमांड के बीच नेगेटिव रिलेशन होता है, लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमको दोनों बता सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, इसमें इनवर्स होता है। ठीक है, आगे स्क्रीनशॉट लेते जाना। लास्ट डिफरेंस, लॉ ऑफ डिमांड जो है वो हमेशा गुड्स के प्राइस पे डिपेंड करता है और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम लोग प्राइस में भी कंपेयर करके बता सकते हैं, इनकम से भी कंपेयर करके बता सकते हैं और उसके क्वांटिटी ऑफ डिमांड से भी कंपेयर करके बता सकते हैं। ठीक है, हर एक चीज का नोट डाउन करते जाना बच्चा। अब आते हम लोग वही चीज जो अभी हम ऊपर बताए थे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। भाई सिंपल तो हम अभी बताए ना, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है डिमांड विल बी चेंज ड्यू टू चेंज इन प्राइस। अगर कभी भी किसी भी गुड्स के प्राइस में चेंज होने की वजह से अगर उसके डिमांड में चेंज हो रहा है तो इसी को प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलेंगे। वही चीज हम यहाँ लिखे हैं इन सिंपल वर्ड्स, साधारण शब्दों में कहें तो द परपोनेंट चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इट इज ए क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। इट इज ए क्वालिटेटिव, ओह गलती हो गया, क्वालिटेटिव नहीं है, ये एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है। कौन सा स्टेटमेंट है? क्वांटिटेटिव। लॉ ऑफ डिमांड होता है क्वालिटेटिव। अब देखो मार्शल इसके बारे में क्या बोल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू मार्शल, मार्शल जो इकोनॉमिस्ट हैं उनका कहना है द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन ए मार्केट इज ग्रेटर और स्मॉलेस्ट अकॉर्डिंग एज द अमाउंट डिमांडेड इंक्रीज मच और लिटिल फॉर ए गिवन फॉल इन प्राइस। यानी जब कभी भी किसी भी गुड्स का प्राइस या तो बढ़ने या घटने की वजह से उसके डिमांड में जो चेंज आता है इसी को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू सैमुअल्सन, सैमुअल्सन क्या बोलते हैं? द फ्रैक्शन ऑफ द चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ डिमांड एज ए रिजल्ट ऑफ ए चेंज इन मार्केट प्राइस। यानी मार्केट में किसी भी गुड्स का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने की वजह से उसके क्वांटिटी में जो चेंज आता है डिमांड का, वही कहलाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर है? अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का फॉर्मूला, ये देखो, पहले फॉर्मूले को कॉपी में नोट डाउन करो, हम अभी इसको समझाएंगे डिटेल में। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परपोनेंट चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड डिवाइडेड बाय परपोनेंट चेंज इन प्राइस। सिंपल सा बात है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परपोनेंट, इधर अगर नहीं भी याद कीजिएगा तो चलेगा। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परपोनेंट चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परपोनेंट चेंज इन प्राइस। इसका मतलब है सिंपल, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को शॉर्टकट में हम लोग ईडी लिखेंगे। ईडी मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आप चाहें तो सिर्फ इसको ईबी लिख सकते हैं, ये इलास्टिसिटी का सिंबल है। अब क्या बोल रहा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परपोनेंट चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी में कितना चेंज आया। ठीक है, देखो क्वांटिटी को हमेशा किसी भी गुड्स का क्वांटिटी को क्यू से डिनोट करते हैं और प्राइस को हमेशा पी से डिनोट करते हैं। इसको याद रखना, हम लॉ ऑफ डिमांड में भी आपको ये चीज समझाए थे। ठीक है, और पी से क्या होता है? प्राइस। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है कि प्राइस में किस प्रपोर्शन में चेंज आया। अब देखो क्वांटिटी में कितना, ये क्वांटिटी है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का अगर इस फॉर्मूले को शॉर्टकट में लिखे तो फॉर्मूला होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू ट्रेंगल क्यू बाय क्यू डिवाइडेड बाय ट्रेंगल पी बाय पी। ऊपर में लिखे हैं परपोनेंट चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड, इसका मतलब होता है ये ट्रेंगल। देखो ट्रेंगल का मतलब होता है, हमेशा याद रखना, चेंज होना। ट्रेंगल का मतलब क्या होता है? चेंज होना। अगर हम ट्रेंगल ऑफ क्यू लिखे, ट्रेंगल ऑफ क्यू, इसका मतलब होता है चेंज इन क्वांटिटी। ट्रेंगल क्यू का मतलब क्या होता है? चेंज इन क्वांटिटी। और अगर हम लिखते हैं ट्रेंगल पी, इसका मतलब होता है चेंज इन प्राइस। इसका मतलब क्या होता है? चेंज इन प्राइस। अब पहले इसको हम ध्यान से, इसको पहले नोट डाउन करो, हम कुछ समझाएंगे अभी। लिख लिए? देखो अब हम स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, हाँ इधर हम मिटा रहे हैं। अब ध्यान से समझना इसको सेट कैसे किया जाता है। हम आपको नॉर्मली ये बोल रहे हैं कि सपोज कर लो यहां किसी गुड्स का प्राइस है और यहां मेरा क्वांटिटी ऑफ डिमांड है। ठीक है, सपोज कर लो गुड्स का प्राइस पहले 5 रुपया था तो मेरा डिमांड 10 क्वांटिटी था, और जब गुड्स का प्राइस 4 रुपया हो गया तो मेरा डिमांड बढ़ के 15 रुपया हो गया। बस इतना दे रहे हैं। अब ध्यान से समझना हम क्या बताने का कोशिश कर रहे हैं। यहां पे पहले जो मेरा प्राइस था 5 रुपया, इसको बोलेंगे P1,
फिर बढ़ के घट के या बढ़ के कितना हो गया 4, इसको हम लोग बोलेंगे P2। क्वांटिटी पहले कितना था 10, तो इसको बोलेंगे Q1, और फिर अभी कितना हो गया 15, इसको बोलेंगे Q2। याद रखना इस चीज को, ठीक है? मेरा बात यहां तक समझ में आ गया? अब देखो, अगर हम इसको अगर अभी फॉर्मूले पे हम लोग अभी इसको अगर सेट करने चलेंगे, तो देखो फॉर्मूला में क्या बोले हैं, ट्रेंगल Q, यानी क्वांटिटी में कितना चेंज आया। तो बताओ क्वांटिटी ट्रेंगल Q कैसे निकलेगा, तो ट्रेंगल Q इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1, यानी कि 10 से कितना हो गया क्वांटिटी 15, तो 5 बढ़ा ना, तो 15 माइनस 5 करेंगे, क्या करेंगे 15 माइनस 10, 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5। क्वांटिटी ऑफ डिमांड यानी चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड 5 हुआ। इसके बाद देखो Q बोल रहा है, Q का मतलब होता है कि पहले कितना था, तो बताओ पहले कितना था क्वांटिटी ऑफ डिमांड 10 था, तो लिखेंगे 10। सिमिलर इसी टाइप से देखो यहां पे हम लोगों को क्या लिखना है फॉर्मूला के रिगार्डिंग ट्रेंगल P, तो ट्रेंगल P का मतलब होता है चेंज इन प्राइस। प्राइस देखो 5 से 4 हो गया, तो निकलेगा ट्रेंगल P P2 माइनस P1। तो देखो P2 कितना हो गया 4 रुपया, माइनस P1 पहले कितना था 5 था, तो घट के हो गया 1, यानी प्राइस में माइनस 1 रुपया कम आया। इसके बाद P बोल रहा है फॉर्मूले के रिगार्डिंग P, तो देखो P मेरा कितना है 5, तो यहां लिख सकते हैं P इज इक्वल टू 5। हर क्वेश्चन में हम लोग ऐसे करके पहले निकालेंगे, फिर इसको यहां फॉर्मूला में डाल के निकालेंगे। क्लियर बात है? आ गया समझ में? स्क्रीनशॉट ले लो मेरा, ठीक? ले लिए? अब देखो हम क्या करेंगे ना, फॉर्मूले को कभी भी हम ट्राई ये करेंगे कि जो फॉर्मूला है मेरा, हम उस फॉर्मूले को इसमें नहीं सोल्व करेंगे, हम इसको पलट देंगे। अच्छा, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऊपर में फॉर्मूला क्या है, ट्रेंगल Q बाय Q। अब बताओ ये नीचे अगर डिवाइड में है, इसको मल्टीप्लाई में डालेंगे, तो मल्टीप्लाई में डालेंगे तो यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बदल जाएगा, P ऊपर चला जाएगा, तो P बाय ट्रेंगल P। हम हमेशा याद रखना, हम हमेशा इस फॉर्मूले से सोल्व करेंगे। हम जितना भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे, हम हमेशा इस फॉर्मूले से सोल्व करेंगे। आपका मन, आप या तो ये फॉर्मूला याद रखो या ये फॉर्मूला, दोनों का मतलब सेम है, लेकिन हम इस फॉर्मूले से सोल्व करेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू ट्रेंगल Q बाय Q इंटू ट्रेंगल P बाय P। ट्रेंगल Q बाय Q का मतलब होता है परपोनेंट चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड। इसके बाद ट्रेंगल P बाय P बोल लो या P बाय ट्रेंगल P बोल लो, इसका मतलब होता है परपोनेंट चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। क्लियर बात है मेरा? आपको इन दोनों में से जो फॉर्मूला अच्छा लगे आप उस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो। आ गया समझ में? ठीक है, चलो लिख लेना अच्छा से फॉर्मूला, ठीक है? स्क्रीनशॉट अच्छा से लेकर के नोट डाउन कर लेना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो उसी चीज को हम यहाँ पे नीचे समझाए हैं, सेम देखो, या तो फॉर्मूले को आप क्या करना, या तो इसमें बनाना फॉर्मूले को, या इसमें नहीं करे तो इसी को देखो मल्टीप्लाई में पलट के बना दिए हैं। अब देखो सबका मतलब समझा दिए। ईडी का मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है, ट्रेंगल Q का मतलब चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड, Q का मतलब इनिशियल डिमांड पहले कितना था, ट्रेंगल P का मतलब चेंज इन प्राइस, और P का मतलब पहले कितना प्राइस था। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होने का क्या रीजन है, यानी मेरा जो डिमांड में इलास्टिसिटी आ रहा है उसका रीजन क्या है। तो हम इसको याद करने तो नहीं बोलेंगे आपको, लेकिन बुक में था हम बस इसलिए लिखवा दिए। हम आपको सिंपल बोलेंगे कि कोई भी रीजन जो चेंज इन डिमांड होगा, कोई भी रीजन जो क्या होगा, चेंज इन डिमांड होगा, यानी डिमांड के बढ़ने या घटने का जो रीजन होगा वही रीजन आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का होगा। है तो एक ही चीज ना भाई, बस ये क्वालिटेटिव स्टेटमेंट को बताता है लॉ ऑफ डिमांड, और ये क्वांटिटेटिव को, यानी कोई भी ऐसा रीजन जो डिमांड में चेंज होगा वही रीजन आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का होगा। लेकिन बुक में था तो बस इसीलिए हम आप लोगों को ये लिखवा दिए। अगर चाहते तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट डाउन कर लेना, वही चीज है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है सर जी। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या जिसको हम लोग बोलते हैं आपका डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कितने टाइप का होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 5 टाइप का होगा। पहला, इसको लिख लो अच्छा से, लिख लो अच्छा से, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 5 तरीके का होगा। मतलब डिमांड में जो चेंजेस आएगा उसको हम लोग 5 तरीके से बोल सकते हैं। चेंजेस ये हुआ, चेंजेस ये हुआ, चेंजेस वो, चेंजेस वो, चेंजेस वो, 5 तरीके से। पहला, रिलेटिवली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें ई का मतलब होता है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1, सिंबल भी याद रखना। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1।
रिलेटिवली इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट देन 1। यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। परफेक्टली इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इंफिनिटी, या इंफिनिटी है। अब ये सब है क्या, हम एक एक करके सब बताएंगे। अभी आप एक काम करो, इसको लिखने के बाद ये बगल में एक ड्राइंग बनाओ, एक ग्राफ बनाओ। अभी बस ग्राफ लिखो, आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। यहाँ पे एक्स होता है, यहाँ वाई होता है, ये हम लोगों का क्या होता है, ये हम लोग का डिमांड लाइन होता है या इलास्टिसिटी लाइन, जो बोलना है बोल लो। ठीक, ये जीरो के सीधा में यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू, सॉरी, यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 होगा। क्लियर? यहां देखो ये लकीर जीरो को टच किया, यहां इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0 होगा। और यहां जो y को टच किया है, यहां इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इंफिनिटी होगा। और ठीक यहां 0 से ऊपर लेकिन 1 से कम, यहां इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट देन 1 होगा, 1 से कम। और यहां इन दोनों के बीच में यहां इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 होगा। यानी हम क्या बोले, आपको समझ में आया? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इंफिनिटी है, देखो इंफिनिटी, यहां 5 नंबर वाला पॉइंट आएगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1, ये देखो ग्रेटर देन 1, यहां पहला वाला ऑप्शन आएगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 यानी कि यहां तीसरा नंबर वाला आ रहा है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट देन 1, यहां दूसरा नंबर वाला आ रहा है, और यहां मेरा 4 नंबर वाला आ रहा है। इसको अच्छा से नोट डाउन करके रखना, हम अभी एक एक करके इन सबका मतलब बताएंगे। स्क्रीनशॉट ले लिए? ठीक है, चलो अब बताते हैं अच्छा से इसका मतलब। एक बात, बस मेरा इतना बात अभी के लिए आप समझ लो, जीवन में कभी नहीं भूलोगे। अगर कभी भी क्वेश्चन में इलास्टिसिटी बोल रहा है, क्या बोल रहा है? इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी का मतलब समझ लेना, चेंज होगा। इलास्टिसिटी मतलब चेंज होगा या चेंज हुआ है। कभी भी याद रखना, इलास्टिसिटी अगर लिखा है इसका मतलब है कि चेंज होगा। कितना होगा ये पता नहीं, लेकिन इलास्टिसिटी है इसका मतलब है चेंज होगा ही होगा। और अगर इन इलास्टिसिटी लिखा है, इन इलास्टिसिटी, तो इसका मतलब समझ जाना कि चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। इतना बस याद रखना, इलास्टिसिटी मतलब चेंज होगा और इन इलास्टिसिटी मतलब चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसको बोला जाता है, इलास्टिसिटी को बोला जाता है लोचदार, और इन इलास्टिसिटी को बोला जाता है बेलोचदार। लोचदार, बेलोचदार। क्लियर है? अभी इतना याद रखना, इलास्टिसिटी मतलब चेंज होगा, इन इलास्टिसिटी मतलब चेंज नहीं होगा। क्लियर? लिख लो, अच्छा से लिख लिए। चलो अब एक एक करके इन सबका मतलब हम लोग समझते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं रिलेटिवली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हम बताए ना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होगा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है चेंज हुआ है या चेंज होगा। देखो क्या बोल रहा है, when due to change in price of goods demand changes proportionately greater than change in price, it is called relatively elasticity of demand। इसका मतलब ये बोल रहा है कि अगर कभी भी किसी भी गुड्स के प्राइस में जितना चेंज आया उसके मुकाबले उसके डिमांड में ज्यादा प्रपोर्शन में चेंज आ गया, यानी डिमांड में अगर मान लो ₹1 का अगर मान लो कि प्राइस में ₹1 का चेंज आया तो डिमांड में ₹2 का चेंज आ गया। प्राइस में जितना चेंज आया उससे ज्यादा डिमांड में चेंज आ गया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं आपका रिलेटिवली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सापेक्ष लोचदार मांग। और इसको डिनोट करते हैं E इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1। इसका मतलब यहां समझना, यहां क्वांटिटी ऑफ चेंज इन डिमांड ज्यादा है चेंज इन प्राइस से। इसका मतलब देखो यही चीज लिखे हैं, परपोनेंट चेंज इन डिमांड जो है वो ज्यादा है परपोनेंट चेंज इन प्राइस से। इसका मतलब परपोनेंट चेंज इन डिमांड का मतलब होता है ट्रेंगल Q बाय Q, ये ज्यादा है किससे? परपोनेंट चेंज इन प्राइस, ट्रेंगल P बाय P से ज्यादा है मेरा। आया बात समझ में? यही हम लोगों को यहां पे समझा रहा है। क्लियर है सर जी? ठीक है, आया समझ में? अब चलो इसको हम लोग क्या करते हैं, निकाल के दिखाते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू। ये है हम लोगों का एक क्वेश्चन, एक मिनट। हाँ चलो इसको पहले यहां से निकालते हैं हम लोग, कैलकुलेट करके आराम से और अच्छे से निकालते हैं। अच्छा से सीखना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोला तो हम पहले फॉर्मूला लिख रहे हैं। चलो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू ट्रेंगल Q बाय Q इंटू P बाय ट्रेंगल P।
ठीक है, हम बोले थे ना हम सेकंड फॉर्मूला से बनाएंगे। तो चलो एक एक करके सबको निकालते हैं। पहले ट्रेंगल क्यू निकालना है। अच्छा, यहां एक चीज और लिख लेते हैं। पहले यहां एक चीज लिख लेते हैं, ये प्राइस ऑफ कमोडिटी है, यानी कि ये मेरा क्या है, पी है। ये डिमांड ऑफ कमोडिटी है, यानी क्यू है। पहले प्राइस 5 रुपया था, यानी P1 है। फिर प्राइस 4 रुपया हो गया, यानी P2 है। पहले क्वांटिटी ऑफ डिमांड 10 था, यानी Q1 है। फिर 15 रुपया हो गया, यानी Q2 है। यानी जब गुड्स का प्राइस 5 रुपया था तो 10 पीस खरीदते थे, जब गुड्स का प्राइस 4 रुपया हो गया तो 15 पीस खरीदे, यानी प्राइस घटा तो डिमांड बढ़ा। नॉर्मली लॉ ऑफ डिमांड में यही होता है ना। चलो अब हम लोग इसको निकालते हैं। पहले चलो सबसे पहले ट्रेंगल क्यू निकालेंगे। तो ट्रेंगल क्यू इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बताए थे, Q2 माइनस Q1। तो बताओ Q2 कितना हो गया, 15 माइनस पहले कितना था Q1, 10 था, तो ये हो गया हम लोगों का 5। इसके बाद Q का मतलब होता है मेरा क्वांटिटी, Q का मतलब Q1, पहले कितना क्वांटिटी था मेरा, 10 था, 10 लिखे। फिर अभी निकालेंगे हम लोग चेंज इन प्राइस। तो बताओ प्राइस में कितना चेंज आया, तो P2 माइनस P1, P2 माइनस P1 इज इक्वल टू P2 कितना हो गया, 4 हो गया, माइनस P1 कितना था, उधर देखो 5 था, तो यानी -1 रुपया, प्राइस में -1 रुपया का चेंज आया। देखो ना 5 से 4 हो गया, 1 रुपया चेंज हो गया। इसके बाद यहां लिखेंगे P मतलब पहले प्राइस कितना था, तो पहले प्राइस था 5 रुपया। हो गया सब। अब चलो इसको फॉर्मूला में निकाल देंगे। देयरफॉर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फॉर्मूला क्या था, ट्रेंगल क्यू बाय क्यू। ट्रेंगल क्यू है 5, 5 लिखेंगे डिवाइडेड बाय पी, क्यू कितना है 10, 10 लिखेंगे इनटू पी, बोल रहा है पी कितना है 5, डिवाइडेड बाय ट्रेंगल पी -1। अब देखो ऊपर हो जाएगा 5 पचे 25, नीचे हो जाएगा -10। जब इसको डिवाइड कर देंगे तो -2.5। इसका मतलब है 2.5, माइनस को नहीं देखना है, इसका मतलब है यहां देखना कि यहां जो मेरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेरा आया है ये 1 से ज्यादा है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1, 1 से ज्यादा है ना 2.5, इसीलिए तो ऊपर में लिखे थे कि इस कंडीशन पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होगा। आया समझ में, देखो है ना सिंपल। इस तरीके से अगर आपको बोर्ड में क्वेश्चन देगा, आपको फॉर्मूला याद रहेगा, तो क्या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नहीं निकाल दोगे, सर बिल्कुल निकाल देंगे सर, अब तो दिक्कत ही नहीं होगा, कुछ भी क्वेश्चन दे फटाक से फॉर्मूला डाल के निकाल देंगे सर। आया समझ में, आया समझ में ना, ठीक है। चलो अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब हम लोग इसी चीज को क्या करेंगे, एक ग्राफ का सहायता से, अब देखो वो निकाल दिए इलास्टिसिटी, अब इसी को देखो एक ग्राफ के सहायता से दिखाएंगे। तो हम ग्राफ निकालना भी सिखा देते हैं। यहां लिखेंगे 0, यहां लिखेंगे x, यहां लिखेंगे y। यहां हमेशा लिखते हैं गुड्स का क्वांटिटी यानी q, और यहां y एक्सिस पे हमेशा लिखते हैं प्राइस को। बताओ पहले प्राइस कितना था, 5 रुपया, तो सपोज कर लो 5 रुपया यहां मान लेते हैं। तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड 10 रुपया था, 10 रुपया सपोज यहां मान लिए, इन दोनों को आपस में मिला दो। इसके बाद फिर क्वांटिटी घट के 4 रुपया हो गया, क्वांटिटी घट के 4 रुपया हो गया, तो डिमांड बढ़ के कितना रुपया हो गया, 15 रुपया हो गया, डिमांड बढ़ के हो गया 15 रुपया। इन दोनों को मिला दो, इन दोनों को क्या करो, मिला दो। मिला दिए, अब एक लकीर से इन दोनों को यहां से मिला दो। ओहो, एक लकीर से क्या करो, इन दोनों को मिला दो। मिला दिए। अब देखो ये क्या बता रहा है, ये आपका ये बता रहा है कि ये प्राइस आपका घट रहा है, माइनस हो रहा है ट्रेंगल पी, प्राइस घट रहा है, तो आपका डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब है आपका प्लस हो रहा है ट्रेंगल क्यू। ठीक है, आया समझ में। और इसी को हम लोग यहाँ पे डी बोल देंगे। डी का मतलब है ये मेरा डिमांड कर्व है। आप चाहे तो इसको सिचुएशन ए, इसको बी बोल सकते हो, या इसको छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आया समझ में। यहां देखना प्राइस में कम चेंज आया, डिमांड में ज्यादा चेंज आया। क्लियर है। इस तरीके से हम लोग इसको ग्राफ में दिखा देंगे। आया समझ में बात मेरा, ठीक है। देखो इसी चीज को यहाँ पे हम लोग ग्राफ के थ्रू निकाले हैं। देखो यही चीज जो हम अभी वहां ग्राफ में निकाले, सेम यहाँ देखो प्राइस घट गया और मेरा डिमांड क्या हुआ, बढ़ गया। देखो प्राइस में कम चेंज आया लेकिन डिमांड में ज्यादा चेंजेज आया। प्राइस में देखो 5 से 4 हो गया, 1 रुपया का चेंज आया प्राइस में, लेकिन डिमांड में देखो 5 रुपया का चेंजेस आया है। और यहाँ देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखो यहाँ पे ज्यादा है 1 से। आया समझ में, यही चीज तो हम समझा रहे थे। हो गया, समझ में आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलो जी अब दूसरा में आते हैं। दूसरा में रिलेटिवली इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या बताए थे कि चेंज नहीं आया है या चेंज ना के बराबर आया है। देखो वही बोल रहा है, when the demand of a commodity changes in a small proportion as a result of change in its price,
then the demand of such goods is called relatively inelasticity of demand. इनइलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी जब कभी भी किसी भी गुड्स के प्राइस में ज्यादा चेंजेस आया लेकिन उसके डिमांड में ना के बराबर चेंजेस आया या बहुत कम चेंज आया तो इसी को बोलते हैं रिलेटिवली इनइलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो 1 से कम होगा, यानी अगर किसी गुड्स के प्राइस में 1 रुपया चेंज हुआ तो उसके डिमांड में 1 रुपया से भी कम का चेंज आया। किसी गुड्स के प्राइस में अगर 2 रुपया का चेंज आया तो उसके डिमांड में 2 रुपये से भी कम का चेंज आया। यानी यहां पे क्या होता है, परपोनेंट चेंज इन प्राइस जो है वो ज्यादा होगा लेकिन परपोनेंट चेंज इन डिमांड कम होगा। यानी वो ये बताने का कोशिश कर रहा है कि ट्रेंगल P बाय P यानी परपोनेंट चेंज इन प्राइस ज्यादा होगा लेकिन परपोनेंट चेंज इन क्वांटिटी क्या होगा, कम होगा। आया समझ में, क्वांटिटी में कम चेंजेस आएगा, प्राइस में ज्यादा चेंजेस आएगा। क्लियर है। चलो इसी चीज को हम लोग एक यहां पे देते हैं और इसको हम लोग न्यूमेरिकल निकालते हैं जैसे अभी निकाले थे। यहां लिखे हैं कमोडिटी प्राइस यानी P, यहां लिखे हैं डिमांड ऑफ ए कमोडिटी यानी Q। ये हो गया हम लोगों का P1, ये हो गया हम लोगों का P2, ये हम लोगों का हो गया Q1 और ये हम लोगों का हो गया Q2। क्लियर। सिमिलर इसी टाइप का अब हम इसको समझा नहीं रहे, हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूले पे आ रहे हैं अब। तो फॉर्मूला इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू ट्रेंगल Q बाय Q इनटू P बाय ट्रेंगल P। अब चलो एक एक करके सबको निकाला जाए गुरुजी। सबसे पहले क्या निकालते हैं, ट्रेंगल Q। तो ट्रेंगल Q इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1 इज इक्वल टू Q2 हो गया 5, तो 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। ट्रेंगल Q यानी पहले कितना था, 4 रुपया था। फिर निकालेंगे ट्रेंगल P का मतलब P2 माइनस P1 यानी देखो 2 माइनस 10 यानी 2 माइनस 10 यानी हो गया ये माइनस 8। इसके बाद निकालेंगे P यानी पहले प्राइस कितना था, 10 था, हो गया। अब चलो फॉर्मूला पे डाल दो। देयरफॉर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू ट्रेंगल Q बाय Q। तो ट्रेंगल Q 1 है, इसके बाद Q 4 है, मल्टीप्लाई P बाय ट्रेंगल P यानी कि 10 डिवाइडेड बाय माइनस 8 यानी ऊपर हो गया हम लोगों का, ऊपर हो जाएगा हम लोगों का 10 और डिवाइडेड बाय 8 चौके 32। इसको हम लोग सोल्व कर देंगे, यहां सोल्व करके मेरा निकल के आएगा, ठीक है। और यहां जो सोल्व करके निकालेंगे ना वो मेरा 0 से कम आएगा। कितना से कम आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देना, इसको डिवाइड कर देना, तो यहां जो है ये 0 से कम आएगा। किससे कम आएगा, 0 से कम आएगा यहां। इसीलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होगा वो कम होगा मेरा 1 से, ठीक है। निकालना ना, यहाँ पे डेसिमल में आएगा 1 से भी कम, ठीक है। आया समझ में, बोलो हो गया ना। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए। अब इसी चीज ले लिया ना स्क्रीनशॉट, इसी चीज को हम लोग ग्राफ में दिखाते हैं। चलो यहाँ नीचे जगह है, नीचे ग्राफ में दिखाते हैं इस चीज को। यहाँ हम लोग लिखेंगे 0, यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y, यहाँ क्वांटिटी, यहाँ उसका प्राइस। पहले प्राइस 10 था तो क्वांटिटी 4 था। प्राइस मान लो पहले 10 था तो क्वांटिटी कितना था, क्वांटिटी आपका 4 था, ठीक है। मिला दिए। फिर प्राइस 2 हो गया घट के, ये देखो 2 हो गया घट के नीचे आ गया एकदम, और मेरा डिमांड सिर्फ कितना रुपया बढ़ा, सिर्फ 1 बढ़ा 5, यानी कि इस तरीके से। तो ये इस तरीके से मेरा यहाँ पे, रुकना थोड़ा सा, इस तरीके से मेरा यहाँ पे ये लकीर बन जाएगा। ये हो गया मेरा डिमांड। क्या बता रहा है, प्राइस में ज्यादा चेंजेस आया, माइनस ट्रेंगल P ज्यादा हुआ, लेकिन यहां मेरा डिमांड में कम चेंजेस आया। देख रहे हैं प्राइस का बॉक्स बड़ा बना है लेकिन डिमांड का चेंजेस वाला बॉक्स कम बड़ा है। इसीलिए तो बोले थे ना कि इस कंडीशन पे जो मेरा ट्रेंगल P बाय P है, प्राइस मेरा ज्यादा चेंज होगा किसके मुकाबले, डिमांड के मुकाबले। आया समझ में, इसी चीज को वहां समझाए थे, हो गया। अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लिए। चलो इसी चीज को हम लोग यहाँ पे देखो ग्राफ में सेम उसी टाइप का यहाँ पे हम लोग बात किए हैं। आया समझ में, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब ध्यान से समझना, यूनिट का मतलब होता है, यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो बहुत आसान है कि जितना जितना प्रपोर्शन में प्राइस में चेंज आया उसी प्रपोर्शन में डिमांड में चेंज आया, वही होता है। मतलब बराबर है, जितना प्रपोर्शन चेंज हुआ प्राइस में उतना ही प्रपोर्शन चेंज हुआ उसका डिमांड में। When the demand of a commodity changes proponent as a result of a change in its price, the demand of such goods is called the unit elasticity of demand. इसमें proponent change in price इक्वल होगा 1 का। इसका मतलब ये होगा यहाँ पे कि जो मेरा इलास्टिसिटी यानी कि मेरा ये चीज बराबर होगा कि चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड, ये मेरा बराबर होगा चेंज इन क्वांटिटी ऑफ प्राइस, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या होगा, यहाँ
ये दोनों आपस में बराबर होगा। ठीक है, अब देखो इसी चीज को दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन लाए हैं, फिर इसका हम लोग न्यूमेरिकल निकालेंगे, फिर इसको ग्राफ में दिखाएंगे। ये हम लोगों का गुड्स का प्राइस है, ये है P1, ये है P2, ये हम लोग का गुड्स का क्वांटिटी है, ये हम लोगों का Q1 और ये हम लोगों का Q2। ठीक है, सेम फॉर्मूला लिखेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू ट्रेंगल Q बाय Q इंटू P बाय ट्रेंगल P। क्लियर है? अब बताओ मेरा ट्रेंगल Q निकालेंगे तो ट्रेंगल Q कैसे निकलेगा, Q2 माइनस Q1। तो बताओ Q2 कितना है, 50, 50 माइनस 100 इज इक्वल टू माइनस 50 हो गया। और फिर निकालेंगे Q, पहले था 100 रुपया, अब ट्रेंगल P निकालेंगे तो निकलेगा ये P2 माइनस P1 से। P2 कितना हो गया मेरा, 15 माइनस P1 10 था, यानी कि माइनस 5। इसके बाद P इज इक्वल टू हो गया 10। अब फॉर्मूला में डाल दो, देयरफॉर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू ट्रेंगल Q बाय Q। तो ट्रेंगल Q माइनस 50 है, माइनस 50 बटा 100 इंटू ट्रेंगल P है 10, 10 बटा हो गया मेरा माइनस 5। अब देखो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, काटेंगे, देखो 1 0 1 0 कट गया, 1 0 1 0 कट गया, माइनस 5 कट के 1 आ गया। कितना आया सर जी, 1 आया ना। यही तो बताए थे यहाँ कि किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। क्लियर है, समझ में आ गया? इसी चीज को हमको यहाँ पे ग्राफ में दिखाना है, ग्राफ में हम लोग दिखा देंगे। ठीक है, जितना जितना प्रपोर्शन में डिमांड में चेंज आएगा, जितना डिमांड में चेंज आएगा उतना ही प्राइस में चेंज आएगा। आया समझ में? ठीक है, आया समझ में? अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लो, ग्राफ बना लेना, हम नीचे ग्राफ आपको दिखा दे रहे। ये रहा इसका ग्राफ। क्लियर है, सेम हो गया। चलो आगे आगे आते हैं, परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अच्छा, परफेक्टली इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम अभी बताए थे ना आप लोगों को गुरुजी, इंटरेस्ट, ये इसका मतलब क्या बताए थे बच्चा, इन इलास्टिसिटी का मतलब चेंज ना के बराबर है। और अगर परफेक्टली लिख जाए तो समझ जाना बिल्कुल भी, परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है इलास्टिसिटी हुआ ही नहीं है। प्राइस, किसी भी गुड्स का प्राइस चाहे कितना भी बढ़ जाए या किसी भी गुड्स का प्राइस कितना भी घट जाए, मेरा डिमांड नहीं बदलने वाला है। हम पुष्पा फिल्म का अल्लू अर्जुन है, अल्लू अर्जुन, मैं झुकेगा नहीं। तुम किसी भी गुड्स का प्राइस चाहे कितना भी बढ़ जाए या किसी भी गुड्स का प्राइस चाहे कितना भी घट जाए, हम मेरा डिमांड नहीं कम करेंगे। जैसे लड़की लोग गोलगप्पा पसंद करती है, गोलगप्पा चाहे कितना भी महंगा हो जाए, गोलगप्पा चाहे कितना भी सस्ता हो जाए, गोलगप्पा चाहिए, मतलब चाहिए। और खासकर रोटी कपड़ा मकान जो कंपलसरी गुड्स है, उसमें ये चीज कितना भी महंगा हो जाए, हमको ये चीज चाहिए ही चाहिए। जितना हम पहले लेते थे उतना भी लेंगे, प्राइस में चेंजेस हो जाए, मेरा डिमांड में चेंज नहीं करेंगे हम। वही बोल रहा है, व्हेन देयर इज नो चेंज इन द डिमांड ऑफ ए कमोडिटी एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज इन इट्स प्राइस, इट इज कॉल्ड टोटली इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। टोटली को बोला जाता है परफेक्टली इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी डिमांड में चेंज बिल्कुल नहीं होगा। यानी यहाँ पे परपोनेंट चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू 0 होगा, यानी परपोनेंट चेंज ऑन डिमांड इज इक्वल टू मेरा 0 होगा। डिमांड में कोई चेंजेस नहीं आया होगा, भले प्राइस में कितना भी चेंज आ जाए। इसका आंसर देखो 0 निकल के आएगा। देखो चलो इसी चीज को यहाँ पे देखो, सेम है, यहां हो गया प्राइस है, ये क्वांटिटी है, ये P1 है, ये P2 है, P2 है मेरा, है ना। इसके बाद ये मेरा है Q1, ये मेरा है Q2। ठीक है, देखो निकालते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू ट्रेंगल Q बाय Q इंटू P बाय ट्रेंगल P। पूरा दिमाग में फॉर्मूला और मूला सब सेट हो जाए। ठीक है, इसके बाद अच्छा चलो एक काम करते हैं, हम लोग इसको डायरेक्ट निकालते हैं अबरी बार। ट्रेंगल Q मतलब क्वांटिटी में कितना चेंज आया, देखो क्वांटिटी में कितना चेंज आया था, 100 से 100 ही है, तो क्वांटिटी में कुछ भी चेंजेस नहीं आया है, क्वांटिटी में चेंज हुआ है 0, डिवाइडेड बाय Q, पहले Q कितना था 100 रुपया, 100 रुपया लिखे, इनटू P का मतलब पहले प्राइस कितना था 10, तो 10 लिखे, डिवाइडेड बाय ट्रेंगल P, प्राइस में कितना चेंज आया, 10 से 19 हो गया, यानी कि 9 रुपया का चेंजेस आया। अब बताओ अगर ऊपर अगर लिखते भी हैं तो ऊपर हो गया 0, और यहां अगर लिखेंगे तो 900, डिवाइड भी करके कितना आएगा, 0 ही तो आएगा गुरुजी। यही तो अभी बता रहा था, देखो ऊपर में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चेंज इन 0 होगा। अब इसी चीज को हम लोग यहाँ ग्राफ में दिखाएंगे, तो इसका ग्राफ इंटरेस्टिंग बनेगा। और इसका ग्राफ ना एग्जाम में पूछता है, ऐसा ग्राफ बना के देगा और पूछेगा कि बताओ इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हुआ है। देखो यहाँ लिखते हैं क्वांटिटी, यहाँ लिखते हैं प्राइस। पहले प्राइस कितना था
10 रुपया, प्राइस था 10 रुपया, तो डिमांड कितना था 100 रुपया, यहां 100 रुपया मिला दिए आपस में इन दोनों को। और फिर क्या हुआ, प्राइस बढ़ के हो गया 19 रुपया, प्राइस बढ़ के कितना हो गया 19 रुपया, लेकिन अभी भी मेरा डिमांड कितना है 100 ही रुपया है, अभी भी मेरा डिमांड 100 ही रुपया है। प्राइस बढ़ा लेकिन अभी प्राइस बढ़ा लेकिन अभी भी मेरा डिमांड कितना है, अभी भी मेरा प्राइस बढ़ा, प्राइस प्राइस बढ़ा मेरा, लेकिन अभी भी मेरा डिमांड कितना है पता है, अभी भी मेरा डिमांड 100 ही रुपया है। ये है डिमांड कर्व डी। इस तरीके से एक ड्राइंग बना देगा और बोलेगा कि बताओ यहां इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हुआ है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहां पे क्या है 0 है, यानी यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेरा है, सॉरी परफेक्ट इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, डिमांड बिल्कुल नहीं बदला। देखो प्राइस बदल गया, क्या बदल गया, प्राइस बदल गया, ट्रेंगल पी, प्राइस बढ़ गया, गुड्स का क्या बढ़ा, प्राइस बढ़ा, लेकिन क्वांटिटी ऑफ डिमांड बिल्कुल नहीं बदला। हम जितना पहले डिमांड करते थे अभी भी इतना ही डिमांड करेंगे, डिमांड में बिल्कुल चेंज नहीं आएगा मेरा, यही कहलाता है परफेक्ट इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिमांड में बिल्कुल चेंज नहीं आया। क्लियर है, चलो आगे नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। देखो वही चीज सेम ड्राइंग अभी जो हम बताएं, देखो वही सेम ड्राइंग है, देखे, चलो आगे। परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब हम क्या बताए थे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब डिमांड चेंज होगा, परफेक्टली का मतलब होता है पूरा तरह से डिमांड चेंज हो गया। इसका मतलब है कि प्राइस में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, प्राइस पहले जितना था आज भी उतना ही है, लेकिन डिमांड में बिल्कुल भी आप चेंज कर दिए, प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, प्राइस उतना ही है जितना था, लेकिन डिमांड बिल्कुल बदल गया, ये कहलाता है परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नहीं बोलते है रे तुम तो बदल गया, तुम तो बदल गया, वही है। When there is a slight change in the price of commodity but its demand changes exclusively, it is called purely elasticity of demand, यानी कि perfect elasticity of demand। डिमांड में थोड़ा सा बदलाव हुआ या डिमांड में ना के बराबर बदलाव हुआ, लेकिन उसका प्राइस में बदलाव ही नहीं हुआ या प्राइस में ना के बराबर बदलाव हुआ, लेकिन उसके डिमांड में पूरा बदलाव हो गया, यही कहलाता है परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पूरा डिमांडे बदल गया, उसका प्राइस नहीं बदला, प्राइस वही है। ठीक है, जैसे देखो इसको समझा रहे हैं यहां पे, एकदम अच्छा से समझना। देखिए यहां प्राइस है और यहां है क्वांटिटी, पहले भी प्राइस था 10 रुपया, अभी भी प्राइस है 10 रुपया, पहले क्वांटिटी ऑफ डिमांड था 100 रुपया, अभी डिमांड बढ़ के हो गया 120। देखो प्राइस पहले 10 था, अभी भी 10 था, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आया, लेकिन किसमें चेंज आया, डिमांड में चेंज आ गया। यही तो होता है परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फुल्ली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसी को अगर बनाना चाहे तो नहीं निकाल सकते इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आई होप इसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो निकल जाएगा। इसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को आप लोग हमको नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताओगे, हमको देखना है। अगर इस वीडियो को 100 स्टूडेंट देखे हैं तो 100 का 100 स्टूडेंट इसका आंसर हमको कमेंट करके बताओगे कि सर 5 नंबर का आंसर ये आएगा। हम देखना चाहते हैं कितना स्टूडेंट देख रहे हैं वीडियो को, कितना स्टूडेंट सीरियस होकर पढ़ रहे हैं। अगर सबका कमेंट आएगा तभी आगे वीडियो बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। फिर आप लोगों को अगर पढ़ना ही नहीं है तो हम झूठ मूठ का क्या बनाएंगे, है ना। अब इसी को अगर हम लोग ग्राफ में दिखाएंगे तो देखो इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा, कुछ कुछ 0 हो गया, x हो गया, यहाँ y हो गया। क्वांटिटी और प्राइस दिखाएंगे, पहले प्राइस 10 रुपया था तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड 100 रुपया था, यह देखो ऐसे 10 रुपया था तो 100 रुपया, अभी भी प्राइस 10 रुपया है लेकिन क्वांटिटी ऑफ डिमांड बढ़ के हो गया 120। प्राइस अभी भी 10 रुपया है लेकिन क्वांटिटी ऑफ डिमांड बढ़ के हो गया 120। यहां ये मेरा बना डिमांड कर्व। समझ में आया। इस तरीके से एक ड्राइंग दे देगा क्वेश्चन एग्जाम में और बोलेगा कि बताओ यहां इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, तो बोलना ये देखो प्राइस तो कांस्टेंट है, प्राइस तो जहां का तहां है, लेकिन डिमांड बढ़ रहा है, यानी प्राइस है वही, डिमांड बढ़ रहा है, यानी डिमांड में बहुत चेंजेस आ रहा है, यानी फुल्ली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। आया समझ में। ठीक है, चलो अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आंसर कमेंट कर देना। हो गया। देखो सेम यही ड्राइंग है जो ऊपर हम अभी बताए थे, सेम वही ड्राइंग है, दिख रहा है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इन तीनों का एक साथ कंपैरिजन। अगर इन तीनों को आपको एक साथ देखने का मन करेगा तो एक साथ यहां पे उन तीनों को आप देख सकते हो। 5 गो था ना, उन 5 के बारे में देखो, एक एक करके हम जो भी बताए वो सब चीज यहां पे आपको गिवन होगा, सब चीज मिल जाएगा। ये देखो
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 का मतलब होता है परफेक्टली इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड स्मॉलेस्ट देन 1 का मतलब होता है परफेक्टली इन इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 का मतलब होता है यूनिट इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 का मतलब है इलास्टिसिटी बिल्कुल नहीं हुआ है परफेक्टली इन इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटी का मतलब होता है परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आया समझ में? वही चीज को हम अभी पीछे पीछे देखो, ये सोच जो चीज जो समझाए थे सेम यही चीज है। अगर पढ़ना है तो स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लेना, नोट डाउन कर लेना, पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हम लोग। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, एक्सप्लेनेशन बाय पिक्चर। एक्सप्लेनेशन बाय पिक्चर का मतलब देखो, सब चीज को एक डायग्राम से दिखाते हैं। देखो इंटरेस्टिंग एक डायग्राम बनाते हैं इसका, है ना। देखो इस तरीके से बनेगा, ध्यान से समझना। ये 0 हो गया, ये मेरा x हो गया, ये मेरा y हो गया। इस तरीके से सबसे पहले एक लकीर खींच लो, ए रहा, और इस तरह से लकीर खींच लो, ये रहा। यहां इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 होगा, देखो ये 0 को टच किया, 0। यहां इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंफिनिटी होगा, और इसके बाद ये जो बीचों बीच एक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आएगा, यहां इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 होगा, और ये 1 से ऊपर वाला एरिया है यहां, तो यहां इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होगा, और यहां ये 1 से छोटा हो गया, यहां इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट देन 1 होगा। एक बात मेरा याद रखना आप लोग, हाँ, जब कभी भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जितना ज्यादा चेप्टा होगा, जितना ज्यादा चेप्टा होगा वहां उतना ज्यादा हाई इलास्टिसिटी होगा। ऊपर बढ़ते बढ़ते इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जितना ज्यादा चेप्टा होते जाएगा, चपटा होते जाएगा, उतना ही ज्यादा हाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा। ठीक है, इसी चीज को तो हम इस तरीके से स्टार्टिंग में आपको ग्राफ बनाने बोले थे ना। देखो ये एक्चुअल में वही ग्राफ है, एक्स वाई बोले थे, इस तरीके से खींचने बोले थे। ये देखो इसके ठीक बराबर 0 में यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 होगा। ये देखो ठीक बीच में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 है, ये 0 को टच किया है, देखो यहाँ 0 को टच किया तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 है। यहाँ ऊपर में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंफिनिटी है, ये देखो इंफिनिटी है, कहाँ गया है, देखो इंफिनिटी है यहाँ, इंफिनिटी। यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट देन 1 है, और यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 होगा। आ गया समझ में बात? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, चलो अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लो, हाँ, नोट डाउन कर लेना। हो गया? चलो, वीडियो पढ़ने में मजा आ रहा है तो कमेंट करके बता देना। देखो यही चीज हम अभी समझा रहे थे ऊपर, द मोर ऑफ द डिमांड कर्व इज फ्लेटेड, जितना ज्यादा चपटा होगा द ग्रेटर विल बी द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, वही बोले। मेथड्स ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हाँ ये लास्ट टॉपिक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने का मेथड। हम लोग तो अभी टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़े ना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने का मेथड तो ध्यान से समझना। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने का यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का मेथड्स 3 गो है। पहला परसेंटेज या परपोनेंट मेथड, दूसरा ज्योमेट्रिक या पॉइंट मेथड, और तीसरा होता है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। याद रखना, मेथड्स बोल रहा है, टाइप्स नहीं बोल रहा है, मेथड्स बोल रहा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। तो 3 मेथड होगा। पहला परसेंटेज या परपोनेंट चेंज इन मेथड। परपोनेंट चेंज मतलब अभी जो पढ़े ना हम लोग, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू ट्रेंगल क्यू बाय क्यू इंटू ट्रेंगल पी बाय पी, वही होगा, लेकिन इसके आगे बस माइनस जुड़ जाएगा। ज्योमेट्रिक या पॉइंट मेथड, इसमें ज्योमेट्री एक ग्राफ के थ्रू निकालते हैं, ये तो महा इजी है। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, ये भी महा इजी है। अब हम लोग इन तीनों मेथड के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं, और ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं परसेंटेज या परपोनेंट मेथड आखिरकार गुरुजी होता क्या है। पहले इसका मतलब समझिए और अच्छा से समझिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए। देखो, दिस मेथड वाज प्रोपाउंडेड बाय प्रोफेसर फ्लक। याद रखना, इस मेथड का खोज प्रोफेसर फ्लक ने किया था। उनका कहना था, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द परपोनेंट और परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज डिवाइडेड बाय द परपोनेंट चेंज और परसेंटेज चेंज इन द प्राइस टू फाइंड द रेशियो टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमको पता है ये चीज पढ़ के समझ में तो नहीं आया होगा, समझाते हैं। इसके रिगार्डिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकलता है, माइनस का सिंबल लगा देना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपका निकलता है परपोनेंट चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड। इसका मतलब ट्रेंगल Q बाय Q डिवाइडेड बाय ट्रेंगल P बाय P। लेकिन याद रखना, इन दोनों में परसेंटेज चेंज होना चाहिए। कौन सा चेंज होना चाहिए?
परसेंटेज में चेंजेज होना चाहिए। इससे पहले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़े, क्या उसमें परसेंटेज चेंज में पढ़े थे? नहीं, इसमें या तो परसेंटेज में दिखाना या परसेंटेज में नहीं है तो परपोनेंट में। सर अगर परपोनेंट चेंज दिखाएंगे तो क्या वो गलत होगा? नहीं होगा, लेकिन हम सजेस्ट करेंगे कि अगर कभी भी नॉर्मल क्वेश्चन दे, जैसे अभी जितना क्वेश्चन बनाए, तो उसको परपोनेंट चेंज मेथड से बना देना, परसेंटेज को नहीं दिखाना। लेकिन अगर क्वेश्चन में परसेंटेज वाला क्वेश्चन दिखेगा तो हमेशा उसको परसेंटेज वाला क्वेश्चन से बनाओगे। क्लियर है सर जी? ठीक है, चलो देखो आगे हम लोग अब इसको करते हैं। देखो अब इसको एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को अच्छा से समझना ना, समझ जाओ, सब समझ जाओगे। When the price of an article is reduced by 15%, कोई एक गुड्स का प्राइस था, कोई एक गुड्स था, उसका कोई प्राइस था, उसका गुड्स का प्राइस 15% से घट गया। लो जी, 15% से घट गया, इसका मतलब है क्या घटा? प्राइस घट गया है 15% से। तो यानी देखो ये सिंपल बोल रहा है, परपोनेंट चेंज ये दे दिया, प्राइस घटा है ना, तो ट्रेंगल पी बाय पी, ये परसेंटेज में बोल रहा है घटा है, और ये दे दिया कितना परसेंट घटा है? 15% घटा है, लिख दिए। इसके बाद हमको निकालना है परपोनेंट चेंज इन परसेंटेज ऑफ डिमांड। इट डिमांड विल इंक्रीजेज फ्रॉम आपका 1000 टू 12,000 यूनिट्स, 1200 यूनिट। फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो पहले क्वांटिटी ऑफ डिमांड कितना था? 1000 रुपया, यानी Q1 पहले 1000 रुपया था, अब ये बढ़ करके कितना हो गया इसका? Q2 बढ़ के हो गया 1200। अब अगर हमको बताओ, अगर हम अभी फॉर्मूला निकालने इसका चलेंगे तो फॉर्मूला होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू, माइनस लगेगा ट्रेंगल Q बाय Q डिवाइडेड बाय ट्रेंगल P बाय P, परसेंट, और यहां परसेंटेज होगा, यानी परसेंटेज परपोनेंट चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज परपोनेंट चेंज इन द प्राइस। अब देखो ऊपर वाला तो मेरा दे दिया है ऑटोमेटिक कि 15% परपोनेंट चेंज हुआ है प्राइस में, लेकिन परपोनेंट चेंज इन डिमांड इस चीज को तो निकालना होगा ना सर जी, तो निकालते हैं। तो बताओ तो ट्रेंगल पी निकालना, सॉरी नीचे वाला दे दिया है, नीचे वाला दे दिया, ऊपर वाला निकालना होगा ट्रेंगल क्यू बाय क्यू। तो देखो ना इन दोनों को देख करके क्या ट्रेंगल क्यू यहां नहीं निकाल पाएंगे? Q2 माइनस Q1, यानी कि 1200 माइनस 1000, यानी कितना ये हो गया? ये मेरा हो गया आपका 200। कितना हो गया? 200 हुआ है मेरा चेंज, लेकिन 200 क्वांटिटी है, अब इसको परसेंटेज में बाद में बदलेंगे। अब अगर हम लोग ऊपर नीचे ऊपर वाला अगर निकालने चलेंगे ट्रेंगल Q बाय Q, तो बताओ ट्रेंगल Q बाय Q कैसे निकलेगा? ट्रेंगल Q कितना आया? 200 आया, 200 लिखो, डिवाइडेड बाय ट्रेंगल Q कितना है? पहले से कितना है? 1000। और इसको जैसे कि ये परसेंटेज में था तो इसको भी परसेंटेज में बदलना है, तो परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे। किसी भी चीज को परसेंटेज में बदलने के लिए क्या किया जाता है? 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। बोलो करेंगे या नहीं करेंगे? सर कर दो। तो बताओ ये 2 0 2 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल, यानी ये हो गया मेरा 20%। यानी समझ में आ गया कि परसेंटेज परपोनेंट चेंज इन क्वांटिटी कितना है? 20 है, 20 है, डिवाइडेड बाय परपोनेंट परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है? -15। सॉरी ये रेड्यूस हुआ था ना, रेड्यूस मतलब -15, तो -15%। अब इसको काट देंगे, ठीक है, तो 5 से कटेंगे तो 4 बार में हो जाएगा, -3 होगा। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके ये आएगा हमारा 3 एकम 3, 3 एकम 3 पॉइंट, हाँ 0.33। ये मेरा क्या आ गया? आंसर आ गया। और बताओ 0.33 आया, इसका मतलब 1.33 आया, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 आया है। इसको देख के बता देंगे, अगर ये 0 आता तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 होता। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देख के बताते हैं ना, उस तरीके से देख के बता देंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके से हम लोग परसेंटेज वाला क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। एग्जाम में देगा तो इसी तरीके से सोल्व कर लेना, ठीक है। चलो हटा रहे इसको, हाँ स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं ज्योमेट्रिक मेथड या पॉइंट मेथड। अब देखो गुरुजी, ये ज्योमेट्रिक मेथड और पॉइंट मेथड ना बहुत इजी होता है, बहुत इजी होता है। ज्योमेट्रिक मेथड और पॉइंट मेथड में एक्चुअल में ग्राफ में चेंज इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को दिखाया जाता है। ग्राफ में ज्योमेट्री का मतलब होता है ग्राफ का सहायता से दिखाएंगे, ग्राफ का सहायता से बिल्कुल इजी होता है, बस समझ लो। इन दिस ज्योमेट्रिक मेथड ए टेंजेंट इन ड्रॉन to a point of the to find elasticity of demand at a point of a demand curve. Point method or geometric method is used to find the price elasticity of demand at a point in a demand curve. Demand curve का सहायता से निकालते हैं।
price elasticity is not equal to indifferent points of the demand curve. बोला गया है वो अलग अलग होता है. Therefore elasticity of demand is determined by the following formula with the help of the share above या below of the point which is elasticity of demand. ये इसका फॉर्मूला है. पहले इस फॉर्मूले को समझो, हम बता रहे. फॉर्मूला का होता है ज्योमेट्रिक मेथड या पॉइंट मेथड से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का फॉर्मूला. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू लोअर पार्ट डिवाइडेड बाय अपर पार्ट. लोअर पार्ट को बोलेंगे आरबी, इसको डिवाइड करेंगे लोअर पार्ट को आरबी और इसका टॉप पार्ट को बोलेंगे आरए. देखो समझाते हैं ये क्या होता है. इसको निकालने का तरीका वेरी सिंपल है. सबसे पहले हम लोगों को एक ग्राफ बनाना होता है. सपोज कर लो इस तरीके का है. देखो सर जी, ये मेरा सपोज कर लो ये मेरा डिमांड कर्व है. क्या है मेरा, ये यहाँ पे डिमांड कर्व था. ये जो मेरा डिमांड कर्व बना, सपोज यहां बना, ठीक है. तो यहां हम इसको क्या मान लिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0. इसको हम लोग मान लेंगे, सपोज कर लो इसको मान लेंगे यहाँ पे R, और ये मेरा A है और ये मेरा B है. तो ये जो ग्राफ है इसको दो भागों में तोड़ दो, और ऊपर वाला भाग ये AR अपर लिमिट कहलाएगा, RA अपर, और ये RB कहलाएगा लोअर. तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्योमेट्रिक मेथड से निकालने का फॉर्मूला होता है RB यानी निचला भाग RB डिवाइडेड बाय ऊपरी भाग यानी RA. ठीक है, इस तरीके से इसको निकालेंगे. और सर इससे क्या पता चलेगा, आखिरकार कैसे पता चलेगा इलास्टिसिटी का, देखो अभी बताते हैं इसको. ठीक है, देखो अभी बताते हैं इसको. यहां समझना, ये रहा हम लोगों का ग्राफ. ये देखो इसको समझो. ये देखो यहाँ पे x है, y है, 0 है, लकीर खींचा, और यहाँ पे देखो यहाँ पे ये क्या बोला, इसको R दिया ऊपर वाला, और ये डिमांड कर्व है, यहाँ A यहाँ B. ये पॉइंट से ऊपर अपर लिमिट है यानी अपर पॉइंट है, इधर नीचे लोअर वाला है. अब फॉर्मूला जब हम लोग निकालेंगे तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऐसे ही निकलेगा, लोअर वाला ऊपर जाएगा यानी RB डिवाइडेड बाय RA. जितना प्रपोर्शन ऊपर में होगा उसको डिवाइड करेंगे नीचे वाला प्रपोर्शन से, और यहां कोई आंसर आएगा. इस आंसर को देख के हम लोग ये बता सकते हैं कि भाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना आया. देखो कैसे पता चलेगा, इसको देख करके देखो, ये बोल रहा है ऐसे पता चलेगा. इफ बोथ द पार्ट्स आर इक्वल, यानी अगर हम लोग RB, इसका मतलब बोल रहा है अगर हम लोग RB डिवाइडेड बाय RA किए, और अगर इसका आंसर इक्वल है, मतलब इसका आंसर अगर 1 आया, इसका मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इक्वल या यूनिट होगा, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1. इफ बॉटम पार्ट इज ग्रेटर देन द टॉप पार्ट, यानी नीचे वाला पार्ट ऊपर वाला पार्ट से अधिक होगा, यानी कि सपोज कर लो ऐसे होगा 2/3 होगा नीचे वाला पार्ट ऊपर. इफ द बॉटम पार्ट यानी नीचे वाला पार्ट ज्यादा होगा, यानी 3/2. इस तरीके से हम बस समझा रहे हैं. ऊपर वाला पार्ट में ज्यादा पॉइंट आ गया और नीचे वाला पॉइंट में कम, द डिमांड इज ग्रेटर देन यूनिट, तो वो यूनिट से ज्यादा होगा. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1. और अगर ये उल्टा हो गया, इसका ये उल्टा हो गया, तो यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट देन 1 होगा. समझ में आया, ये इस तरीके से पता चलेगा. सपोज कर लो ना, ये यहाँ पे सपोज कर लो ये यहाँ पे पॉइंट बना है. अब हम लोग को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ का निकालना है, यहाँ 5 पॉइंट होता है ना, यहाँ का निकालना है. तो नीचे वाला भाग में तो 1 पॉइंट है और ऊपर वाला भाग में तो 3 पॉइंट है, यानी ऊपर वाला पॉइंट ज्यादा है. व्हेन द बॉटम पार्ट, अगर ऊपर वाला पार्ट ज्यादा होगा, बॉटम पार्ट इज लेस, अच्छा नीचे वाला पार्ट ज्यादा होगा, नीचे वाला पार्ट कम होगा, ऊपर वाला पार्ट ज्यादा, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये होगा. समझ में आया, इस तरीके से हम लोग इसको निकाल सकते हैं. ठीक है, चलो एक लास्ट पॉइंट है इसका हम लोगों का, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड. टोटल एक्सपेंडिचर मेथड बहुत सिंपल है. टोटल एक्सपेंडिचर इसलिए बनाया गया, इससे एग्जैक्ट ये पता चल सके जब कभी भी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है, यानी जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है तो कितना रुपया पैसा खर्चा हुआ, ये पता लगाने के लिए. दिस मेथड वाज प्रोपाउंडेड बाय प्रोफेसर मार्शल. इसको याद रखना, प्रोफेसर मार्शल ने खोजा था. इन दिस मेथड यानी इस मेथड से इट इज कैलकुलेटेड हाउ मच एंड इन हाउ डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन द टोटल एक्सपेंडिचर हैज चेंज ड्यू टू चेंज इन प्राइस. एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आया प्राइस में चेंज होने की वजह से. फॉर्मूला होता है टोटल एक्सपेंडिचर यानी TE इज इक्वल टू प्राइस ऑफ गुड्स X इंटू डिमांड ऑफ गुड्स X, डिमांड ऑफ द गुड्स, यानी प्राइस और डिमांड को मल्टीप्लाई करके इसको निकालते हैं. ठीक है, देखो यहां भी सेम, देखो एक यही चीज बोल रहा है. अगर यहां पे देखो यहां भी 3 सिचुएशन निकलेगा. कितना सिचुएशन निकलेगा, 3 सिचुएशन निकलेगा. अच्छा पहले इसका हम लोग न्यूमेरिकल कर लेते हैं क्वेश्चन.
पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखो, यहां समझा रहे हैं। सपोज कर लो पहले किसी गुड्स का प्राइस 10 रुपया था तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड 9 था, फिर प्राइस 9 रुपया हो गया तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड 10 हो गया। तो टोटल एक्सपेंडिचर यानी टी बताओ। तो टी टोटल एक्सपेंडिचर प्राइस इंटू क्वांटिटी, ऊपर फॉर्मूला पढ़े थे ना। तो बताओ प्राइस यहाँ कितना था, 10 रुपया था, और क्वांटिटी ऑफ डिमांड कितना था, 9 रुपया। तो यहाँ कितना रुपया हुआ, 90 रुपया। और यहाँ भी 9 रुपया है प्राइस, 9 रुपया, और क्वांटिटी ऑफ डिमांड 10 रुपया है, तो यहाँ भी कितना आया, 90 रुपया। यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होने के कारण पहले भी हम लोग एक्सपेंसेस करते थे 90 रुपया, और अभी भी एक्सपेंसेस कितना कर रहे हैं, 90 रुपया, यानी बराबर है। यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 होगा। यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 होगा। और यही अगर बढ़ जाता तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 आता, और इससे अगर ये नीचे वाला घट जाता तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट देन 1 आता। जैसे ग्राफ में 3 सिचुएशन था, वैसे यहाँ पे 3 सिचुएशन होगा। ठीक है, आया समझ में? बोलो कोई दिक्कत है? ठीक है, चलो वही चीज को देखो यहां भी लिख दिया गया है कि चूंकि दोनों ही कंडीशन पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 90 आया है, इसलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहां क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब ये बोले थे ना ये 3 तरीके का होता है, तो देखो 3 तरीके का बोले तो ये है वो 3 तरीके का। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में ये होता है वो 3 तरीके का। सबसे पहला इक्वल डिमांड या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन कांस्टेंट इवन व्हेन द प्राइस इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, मेरा खर्चा उतना ही है जितना पहले था, तो वो मेरा कहलाएगा यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और दूसरा कंडीशन, ग्रेटर डिमांड इलास्टिसिटी देन यूनिट। इसका मतलब होता है कि मान लो द इफ टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज एज प्राइस डिक्रीजेज और टोटल एक्सपेंडिचर, यानी प्राइस के इंक्रीज या डिक्रीज होने की वजह से मेरा टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। और यहां कम हो रहा है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड स्मॉलेस्ट देन 1। ठीक है, ये 3 मेथड्स होता है हम लोगों का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने का। बस हो गया, इस चैप्टर में इतना ही चीज हम लोगों को पढ़ना था, इससे ज्यादा और इस चैप्टर में फिलहाल पढ़ने के लिए कुछ नहीं है। ए देखो वो ग्राफ है जो हम ग्राफ आप लोगों को स्टार्टिंग में बताए थे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का 5 पॉइंट होता है। ये देखो यहाँ पे वो 5 पॉइंट को डिस्क्राइब किया है, स्क्रीनशॉट इसका ले लेना अगर लेना चाहो तो। इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हाँ इसको थोड़ा देखना है तो देख लो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्यों इंपॉर्टेंस होता है। स्क्रीनशॉट लेके अगर इसको लिखने मन करेगा तो लिख लेना, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरा नहीं है। बस हो गया, इस चैप्टर में हम लोगों को इतना ही क्वेश्चन पढ़ना था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आई होप आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का सारा चीज समझ में आ गया। एक बार 2 मिनट दो, रिवीजन कर देते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बताता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि जब कभी भी किसी भी रीजन से गुड्स के प्राइस में चेंजेस हो रहा है, तो गुड्स के प्राइस में चेंजेस होने की वजह से जो डिमांड में चेंजेस होता है उसी को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है, क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये बताता है कि प्राइस में कितना चेंज आया जिसके वजह से डिमांड में कितना चेंज आया। ठीक है, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लॉ ऑफ डिमांड से अलग होता है। लॉ ऑफ डिमांड क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है इफ द क्वांटिटी ऑफ डिमांड विल बी चेंज if the demand of quantity will be changed due to change in price, it is called income elasticity of demand, price elasticity of demand। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है इफ क्वांटिटी ऑफ डिमांड विल बी चेंज ड्यू टू चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितने टाइप का होता है? 5 तरीके का। पहला होता है हम लोगों का रिलेटिवली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दूसरा रिलेटिवली इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तीसरा यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, चौथा परफेक्ट इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और पांचवा परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का फॉर्मूला होता है परपोनेंट चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड डिवाइडेड बाय परपोनेंट चेंज इन प्राइस, यानी ईडी इज इक्वल टू ट्रेंगल क्यू बाय क्यू डिवाइडेड बाय ट्रेंगल पी बाय पी। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू ट्रेंगल क्यू बाय क्यू इंटू पी बाय ट्रेंगल पी। ठीक है, इसके बाद इन सब में से हम लोग एक एक करके न्यूमेरिकल और इसका फॉर्मूला और इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन सीख गए। इसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने का कितना मेथड होता है? तो बेसिकली 3 मेथड होता है। पहला परसेंटेज या परपोनेंट मेथड, दूसरा होता है हम लोगों का ग्राफिकल या पॉइंट मेथड, और तीसरा होता है हम लोगों का एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, ये 3 मेथड होता है हम लोगों का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने का। बस इससे ज्यादा और कुछ भी इस चैप्टर में जानने लायक नहीं है।
आई होप आपको हर एक चीज समझ में आया है। अगर समझ में आया है, समझ में नहीं आया, हम कैसे पढ़ाएं, हम कैसे नहीं पढ़ाएं, एक बार नीचे हमको वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताओ। अगर इसमें कुछ सुधार करना है तो हम डेफिनेटली उसमें सुधार करेंगे। आपका कमेंट, आपका लाइक, आपका शेयर मेरे लिए वैल्यूएबल है, इसलिए कमेंट जरूर करो, लाइक जरूर करो, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करो, चाहे वो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट, साइंस के स्टूडेंट, सब तक बात पहुंचा दो कि हम लोग 30 दिन के अंदर पूरा का पूरा माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स खत्म करने वाले हैं और हम आप लोगों को खत्म करके देंगे। चाहे आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, झारखंड बोर्ड या किसी अदर बोर्ड के स्टूडेंट हैं। आया बात समझ में? तो शेयर जरूर करना, ठीक है? चलो बाय, टेक केयर।